हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है हमारे PYQs की सीरीज़ में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं GPSC क्लास 1-2 का पेपर, जहां जो एग्ज़ाम 7/1/24 को कंडक्ट कराई गई थी उसके पेपर 2 को हम डिस्कस कर रहे थे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। कुछ इस तरीके से कि उस क्वेश्चन पर से अगर वापस से उस क्वेश्चन के अंदर जो टॉपिक आ चुका है, वापस से क्लास 1-2 की या कोई भी एग्ज़ाम देते वक्त उस टॉपिक पे से क्वेश्चन आता है तो आप उसे बिना हिचकिचाए कॉन्फिडेंस के साथ करेक्ट कर करके आएँ। ठीक है, मार्क्स तो लेकर के ही आएँ। दोस्तों, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं तो PYQs बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जब क्लास 1-2 लेवल की बात हो तब तो PYQs को पढ़ना, अच्छे से समझना और बेहतरीन तरीके से रिवाइज़ करते रहना आपकी प्रिपरेशन जर्नी का एक हिस्सा होना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। ये जो जिस रेस में आप लगे हुए हैं ना, ये रेस में दौड़ना तब बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा जब आपको पता हो आप दौड़ क्यों रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे मैम कुर्सी के लिए, मैम एक पोस्ट के लिए, सरकारी जॉब के लिए। ठीक है, बट अल्टीमेट एंड क्या है? जॉब क्यों चाहिए आपको? फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, पावर के लिए, रुतबे के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए? सोचिएगा ज़रूर। और अगर अच्छी ज़िंदगी या जिन भी चीज़ों के लिए आप कर रहे हैं, क्या उनका यही एक तरीका है? प्राइवेट जॉब से भी नहीं हो सकता, अपना बिजनेस खोल के नहीं हो सकता, क्या और तरीका नहीं है? मैं आपको यहाँ डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ या फिर भटका नहीं रही हूँ कि एग्ज़ाम की तैयारियाँ छोड़ करके किसी और जगह लग जाइए, बट मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। अगर आपके दिमाग में आपका गोल क्लियर होगा, आप वहाँ तक क्यों पहुँचना चाह रहे वो क्लियर होगा। अरे सब दे रहे हैं तो हम भी दे लेते हैं। हाँ, अब अगर पहली बार आप अपना लक आजमा रहे हैं तो इसमें बेशक कोई गलत बात नहीं है, बट ये जो क्लास 1-2 लेवल के एग्ज़ाम है और ये जो पोस्ट है, ये काफ़ी ज़िम्मेदारी वाली हैं। ठीक है, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको अपना एंड गोल बहुत ज़्यादा क्लियर हो, अपने मन के, अपने माइंड के अंदर। आपके मन में अगर आपका गोल क्लियर है तो बाहर की किसी पुश की ज़रूरत नहीं है। हर बार आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको थकान महसूस नहीं होगी, आप डीमोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, होगा। ठीक है, ये चीज़ें आएंगी, मन करेगा कि नहीं पढ़ना है, बट आपके मन में वो क्यों क्लियर है ना, क्यों कर रहे हैं आप ये चीज़, क्या है वो चीज़ जो आपको इसमें कांस्टेंट दौड़ने के लिए फ्यूल प्रोवाइड करती रहेगी। वो चीज़ अगर आपके मन में क्लियर है तो ये जर्नी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी, रोलर कोस्टर होते हुए भी। ठीक है, वरना वो लोग इस रेस से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे थोड़ी सी मुश्किलें आने पर, जिनके मन में क्लियर ही नहीं है कि इस रास्ते पे वो चल क्यों रहे हैं, है क्या मंजिल उनकी। बेशक पहचान बनाना आपकी ख्वाहिश हो सकती है, ज़रिया भी आपने बहुत ही अच्छा चुना है। ठीक है, पहचान बनाना आपकी ख्वाहिश हो सकती है और ज़रिया भी आपने बहुत ही अच्छा चुना है, पर याद रखिएगा पहचान बनते हैं आपकी कामों से। पहचान आपकी काम से बनती है, ना आपके नाम से, ना रुतबे से, ना किसी पोस्ट से, ना किसी भी तरीके से। तो बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलिएगा, अगर आप पहचान बनाने के लिए दौड़ रहे हैं ना, तो पहचान बनाना, इस दुनिया में छाप छोड़ के जाना इतना भी आसान नहीं है। जो लोग जिनको आप अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, अगर वो किसी पॉइंट पे आ पहुंच जाए ना, तो कड़ी मेहनत के बाद, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए एंड जी तोड़ तैयारी करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की। सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। जितने भी विद्यार्थी
चैनल पे नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। चलिए बिगिन करते हैं हमारे सेशन को। तो मेरे जितने भी दोस्त लोग, मित्रगण, एस्पिरेंट्स, कैंडिडेट्स हैं, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं, हम जीपीएससी क्लास 1 to 7.24 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, पेपर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 111 पे हम आ पहुँचे हैं। सेंचुरी हमने क्रॉस कर ली है एंड वो सारे ही क्वेश्चंस मैंने आगे के वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। आप बेशक चाहें इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा 111 नंबर का क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन स्पेस प्रोग्राम। जहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है आर्यभट्ट वाज फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट एंड इट कैरिड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स टू इन्वेस्टिगेट एक्सरे astronomy and solar neutron. Second, MOM, that is Mars Orbiter Mission, was ISRO's first interplanetary mission. Third, Aditya L1, the spacecraft has escaped the sphere of Earth's influence on its way to Sun-Earth Lagrange point 1. Which of the above statements are correct? Option A 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3, D 1, 2 and 3. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है D 1, 2 and 3। एक एक करके हम तीनों के बारे में जानेंगे। आर्यभट्ट अगर आपने ढंग से पढ़ाई की हो तो आप अपने मैथ्स की बुक में इनके बारे में ज़रूर से आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। एसएस की बुक में, जो हमारी गुजरात बोर्ड की बुक है, वहाँ पर भी एस्ट्रोनॉमर्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में जब डिस्कस किया गया है तो ऐसे इसके अंदर आर्यभट्ट जी का नाम लिया गया है। सो द आर्यभट्ट स्पेसक्राफ्ट नेम आफ्टर द 5th century मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। इसको कम्प्लीटली डिज़ाइन किया गया था और फैब्रिकेट किया गया था इंडिया के अंदर एंड रशिया से इसको लॉन्च किया गया था 1975 में। तो सबसे पहली चीज़, आपका जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है। दैट इज़ ये फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, अब किस लिए, इसका हेतु क्या था? जब भी आप कोई सैटेलाइट लॉन्च के बारे में पढ़ रहे हैं तो हेतु, किस हेतु से उसे सेंड किया जा रहा है, वो बिल्कुल याद रखें। ऑन दैट डे इंडिया बिकम ओनली द वर्ल्ड्स 11th नेशन टू सेंड अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। तो आप देख रहे हैं 1975 का ईयर था और इंडिया पूरी दुनिया का 11वां नेशन बन जाता है जिसने ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट भेज लिया था। आर्यभट्ट को बिल्ड किया गया था इसरो के द्वारा टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक्स एंड सोलर फिजिक्स। तो यहाँ पे आर्यभट्ट किस लिए बनाया गया था, क्या स्टडी करने वाला था, उसकी जानकारी दी गई है। मंगलयान मिशन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है मॉम। स्पेसक्राफ्ट वाज सक्सेसफुली इंसर्टेड इनटू मार्टियन ऑर्बिट इन सितंबर 2014 इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। तो पहले ही अटेम्प्ट में हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने ये सफलता प्राप्त कर ली थी। ये इंडिया का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है, यानी एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के ऊपर कोई मिशन पहली बार भेजा गया है। द मिशन मेड इंडिया फर्स्ट एशियन कंट्री, यानी इंडिया एशिया का पहला ऐसा नेशन हो जाता है जिसने इंटरप्लैनेटरी मिशन भेजा हो। और पूरी दुनिया के अंदर हमारा नेशन चौथे नंबर पे आ जाता है। बहुत सारी जो स्पेस एजेंसी जिन्होंने पहले, जो रशिया की हो गई, आप यूएसए की मान लेंगे एंड उसी के साथ साथ यूरोपियन की मान लेंगे, उन तीनों के द्वारा लॉन्च किया गया था इंटरप्लैनेटरी मिशन पहले, और उसके बाद इंडिया हमारा चौथा कंट्री बन जाता है और एशिया के अंदर पहला। ठीक है, चाइना ने इंडिया के सक्सेसफुल लॉन्च के ऊपर कहा था दैट मंगलयान इज़ अ प्राइड ऑफ एशिया। थर्डली बात कर लेते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। सो ये पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जो कि सोलर मिशन यानी सन को स्टडी करने के लिए भेजा जाता है। तो वो हियर ऑब्जेक्टिव ऑफ आदित्य L1 इज क्लियर। डू रिमेंबर दैट इट इज़ अ फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन टू स्टडी दिस सन। इट वॉज लॉन्च यूजिंग PSLV, लॉन्च व्हीकल भी ध्यान रख लीजिएगा, PSLV C-57 रॉकेट। इसको प्लान किया गया है हालो ऑर्बिट अराउंड लाग्रेंगियन पॉइंट L1 ऑफ सन अर्थ सिस्टम।
वहाँ पे शटल करने के लिए। दोस्तों मैंने अपने वीडियो की जो भाषा रखी है वो बाइलिंगुअल रखी है, ज़रूरत पड़ने पे मैं इंग्लिश हिंदी दोनों का ही उपयोग कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपके लिए समझने में काफ़ी आसानी होगी। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, जिसे मैं अपने आने वाले वीडियो में सुधार करूँगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर्मुलेटेड पॉलिसी ऑन मैनेजिंग वेस्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम यूज्ड सोलर पैनल। Secondly, generally the solar panel have an estimated life of 100 years. ये जब फैक्चुअल डेटा आ जाते हैं ना, तब आपको उनके साथ एकदम कॉन्फिडेंटली, आपको एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ ये सही है, हाँ या हाँ ये गलत है। यहाँ पे कोई तुक्का तो बिल्कुल ही नहीं चल सकता है। Which of following statements are correct? A1, B2, C1 and 2 both are correct, या फिर D1 and 2 both are not correct। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है A, दैट इज़ 1। सिर्फ पहला ही करेक्ट है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने सोलर पैनल के वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के पॉलिसी बनाई है, बट स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट नहीं है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सोलर पैनल्स हैज़ बिन हेल्ड एज अ क्रूशियल टूल इन रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। ठीक है, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में तो इसको माना जा रहा है कि भाई बहुत सही काम कर रहा है, बिकॉज हम सोलर एनर्जी को यूज़ करके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ सोलर पैनल। बट यहाँ पे एक चीज़ और है जो चैलेंज है सोलर पैनल का, दैट इज़ इट्स डिस्पोजल एंड रिप्लेसमेंट। एज इसका जो लाइफ स्पैन है वो 20 to 25 ईयर्स तक का ही है। यानी व्हाट अबाउट आफ्टर 25 ईयर्स, क्या करेंगे हम, इसका डिस्पोजल कैसे होगा, रिप्लेसमेंट कैसे होगा। सो बेसिकली दैट सोलर पैनल्स, or we say PV module, is essentially made up of a glass, metal, silicon and polymer fraction. Glass and aluminum together consisting around 80% of total weight are non-hazardous। तो 80% of total weight तो non-hazardous है। और यहाँ पे दिक्कत आ जाती है दूसरे अदर मटेरियल्स की वजह से, दैट इंक्लूड पॉलीमर्स, मेटल्स, मेटालिक कंपाउंड एंड अलॉयज दैट आर क्लासिफाइड एज पोटेंशियली हजार्डियस। पीमो मॉड्यूल का रिसाइकलिंग कॉमर्शियली वायबल नहीं है, उतने फ़ायदेजनक नहीं है। और इसके रिलेटेड जो अभी ग्लोबल लेवल पे भी जो चीज़ें चल रही है, जो रिसर्च चल रहा है, वो अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज, यानी बहुत ही अभी स्टार्ट नहीं की गई हो, इस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 113 बात कर रहा है द मोस्ट कॉमन केमिकल यूज फॉर क्लाउड सीडिंग आर। अब यहाँ पे फैक्चुअल तो है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्लाउड सीडिंग क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी ही आराम से कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के रिलेटेड करंट अफेयर में जो भी बहुत बार पूछा जा रहा है, वो ध्यान में आपको रखते हुए क्लियरली करके जाना है, पढ़ के जाना है। ये क्लाउड सीडिंग उस टाइम पे चल रहा था, ठंडी का टाइम था, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रखा हुआ था। सेकेंडली बारिश को लेकर के भी बातें चल रही थी कि नहीं हुई है। तो उस ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बार रहा था न्यूज़ में। यहाँ पे फर्स्ट बताया गया है एजेंट सिल्वर आयोडाइड, सेकंड पोटेशियम आयोडाइड, थर्ड ड्राई आइस, फोर्थ सोडियम क्लोराइड। करेक्ट और कोड्स में जो दिए गए हुए कोड हैं उसमें से करेक्ट कोड ए हो जाता है, दैट इज़ 1, 2 and 3। 4 नहीं है, सोडियम क्लोराइड नहीं है। तो पहले हम समझ लेते हैं, आप पैशन एजुकेशन के चैनल पे हैं और आपके एजुकेशन के अंदर पैशन न भर दे। और पैशन तो तभी आएगा ना जब आप उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बिना कॉन्सेप्ट रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें नहीं करनी है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कहता है कि क्लाउड सीडिंग, जिसको आर्टिफिशियल रेन भी कहा जाता है, ये एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है। यानी आप जो वेदर है उसे मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं टू एनहांस पर्सिपिटेशन हो जाता है कभी कभी, कहता है ना कैसे जिब लपलपाई हो जाता है, फिसल जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे बात की जा रही है क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल रेन टेक्निक के, दैट इज़ अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक। इसका एम है टू एनहांस पर्सिपिटेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू क्लाउड टू स्टिमुलेट रेनफॉल। यहाँ पे ज़्यादा बारिश कराने की कोशिश की जा रही है, उस मेथड को क्लाउड सीडिंग। अरे कैसे होगा ये, जो अब तक कहा जा रहा था बारिश प्राकृतिक चीज़ें है ना, तो उसमें अभी कैसे, भाई कैसे होगा ये। तो साइंस विज्ञान के द्वारा सारी चीज़ें पॉसिबल है। यहाँ पे 2 कॉमन सीडिंग एजेंट बताए जा रहे हैं, सिल्वर आयोडाइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। याद रखिएगा ये कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड नहीं।
क्वेश्चन इसी तरीके से ट्विस्ट करते हुए आप क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं। क्लोराइड कुछ तो पढ़ा था, क्लोराइड वाला कुछ तो पढ़ा था, क्लोराइड वाला होगा ही होगा करके टिक करके आ जाते हैं। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, और सोडियम क्लोराइड का कितना भयावह इफेक्ट हो जाता है एनवायरनमेंट पे, उसे भी रीड किया होगा आपने, तो वो तो कभी भी अब टिक ही नहीं करते, कंफ्यूज होते तो भी। तो सिल्वर आयोडाइड इज द मोस्ट वाइडली यूज सीडिंग एजेंट फॉर एनहांसिंग स्नोफॉल इन कोल्ड क्लाउड्स. इट हैज crystalline structure similar to that of ice, making it effective for prompting the formation of ice crystal. सेकेंडली कैल्शियम क्लोराइड के बारे में बात कर लेते हैं. इट इज़ यूज फॉर सीडिंग इन वार्मर क्लाउड्स टू एनकरेज रेन ड्रॉप फॉर्मेशन. सो यहाँ पे आपने देख लिया है दोनों का ही अलग अलग जगह पे उपयोग किया जाता है. सिल्वर आयोडाइड का स्नोफॉल इन कोल्ड क्लाउड्स, जबकि कैल्शियम क्लोराइड का वार्मर क्लाउड्स के अंदर रेन ड्रॉप फॉर्मेशन के लिए. तो ध्यान में रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड स्नोफॉल इन कोल्ड क्लाउड्स, और वैसे ही कैल्शियम क्लोराइड जो है ये एनकरेज करता है रेन ड्रॉप को वार्मर क्लाउड्स के अंदर. अगर हम अदर केमिकल की बात करें तो उसमें इंक्लूड हो जाता है, इन सभी को नोट कर लीजिएगा आप. पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस, प्रोपेन, कैल्शियम कार्बाइड, अमोनियम नाइट्राइड, सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया कंपाउंड्स. मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये उभरता हुआ टेक्निक है, बहुत ज़्यादा इंडिया में अभी यूज़ नहीं किया है. चीज़ें अभी की गई है, रिसर्च में भी ली जा रही है, और क्या बेहतरीन हो सकता है, इस पर काम भी चल रहा है, उपयोग में भी दिया गया है, आफ्टर इफेक्ट्स भी स्टडी किए जा रहे हैं. तो ये एग्ज़ाम में बार बार आए इसके चांसेस हैं. मैं ये नहीं कह रही हूँ इसी एक एग्ज़ाम में, हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा. सीडिंग एजेंट आर डिस्पोज्ड इनटू क्लाउड यूजिंग वेरियस मेथड्स सच एज एयरक्राफ्ट, ग्राउंड बेस्ड जनरेटर्स or rockets. This agent provide a nucleus for ice crystal or raindrop formation, allowing precipitation to occur. होप आपको क्लाउड सीडिंग का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा. जिस एम के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आई होप वो चीज़ मैं वो उस टारगेट तक पहुँच पा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ फॉलोइंग आर द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द ई वेस्ट इन द वर्ल्ड. तो कौन से मेन कॉन्ट्रीब्यूटेंट हैं इन ई वेस्ट के. पहला रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर्स, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर. सेकेंड स्मॉल हाउस होल्ड अप्लायंस दैट इंक्लूड टोस्टर, कॉफ़ी मेकर, आयरन, हेयर ड्रायर. थर्ड आ जाता है आपका पर्सनल कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर्स, फोटो कॉपीज. एंड फोर्थ है गैस सिलेंडर, चिमनीज एंड होम अप्लायंस. इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कोड ए, दैट इज़ ओनली 1, 2 एंड 3. यहाँ पे डिस्कस करने जैसा कुछ भी था नहीं. तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कम्युनिटी रिजर्व. कम्युनिटी रिजर्व के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. पहला, कम्युनिटी रिजर्व आर इस्टेब्लिश अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. सेकेंड है, एनी स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर कम्युनिटी ओन्ड फॉरेस्ट area as a community reserve if locals are willing to participate in conservation effort for the same. Third, community reserve receive same legal protection as national park and wildlife sanctuary. अब इन तीनों के स्टेटमेंट के बारे में तो पता चलेगा हमारे पूरे कम्युनिटी रिजर्व के टॉपिक को समझने के बाद. तो आइए देखते हैं, उसके बाद ही हम ये जो ऑप्शन है ना उसको टिक करेक्ट करेंगे. सो कम्युनिटी रिजर्व इन इंडिया आर terms denoting protected area of India which typically act as a buffer zone to or connector and migration corridor between established national park, wildlife sanctuaries and reserve and protected forest of India. So basically इसको इस्टेब्लिश किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. तो यहाँ पे हमारा जो दिया गया हुआ पहला स्टेटमेंट है वो बड़े ही आराम से गलत हो जाता है दोस्तों. It enables any state government to declare community-owned forest area as a community reserve if locals are willing to participate in conservation effort for the same. तो इस एक्ट के तहत कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कम्युनिटी ओन्ड फॉरेस्ट को कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर सकती है. यानी कोई कम्युनिटी के द्वारा ओन किया गया फॉरेस्ट है उसको कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर सकती है अगर सारे ही लोकल्स की सहमति है कि वो इसके कंजर्वेशन एफर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हैं. अंडर इट कम्युनिटी रिजर्व रिसीव सेम लीगल प्रोटेक्शन एज नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो हमारे बाकी की जो दो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हो जाते हैं. एंड ये आप ध्यान देंगे तो ये तीनों ही जो हमारे स्टेटमेंट है वो मेरे एक एरे में ही पैराग्राफ में ही आ गए हैं.
तो आपका करेक्ट कोड हो जाता है सेकंड एंड थर्ड। दोस्तों क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए हम आज पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, signatories to Convention on Biological Diversity meet annually to work on a global plan to halt biodiversity loss and restore natural ecosystem. Second, the 15th COP to Convention on Biological Diversity delivered a new agreement called the Global Biodiversity Framework, which contain goals and targets that need to be achieved by 2030. And thirdly, Convention on Biological Diversity was the outcome of 1992 Rio Earth Summit. चलिए इन तीनों ही स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हैं हम हमारे कॉन्सेप्ट दैट इज़ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के द्वारा इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि हमारी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कंडक्ट कराई जाती है 13 से 14 जून 1992 के अंदर। ये जो मैंने अभी कहा कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हेल्ड कराई जाती है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर। अच्छा, फॉर दो स्टूडेंट्स हु ओनली वांट द कंटेंट इन इंग्लिश, प्लीज़ रिफर द प्रेजेंटेशन स्लाइड बिकॉज दैट इज़ इन इंग्लिश ओनली। मैं बाइलिंगुअल रह रही हूँ ताकि ये सभी के फ़ायदे के लिए हो जाए, राइट। सो as I discussed, United Nations Conference on Environment and Development, also known as Earth Summit, was held in Rio de Janeiro, Brazil from 3 to 14th of June 1992. So first of all, the thing to remember is इस समिट का नाम दो तरीके से याद रखा जाता है, इसकी प्लेस लोकेशन कौन सी ईयर में कराई गई थी। अब ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का एक और ख़ास बात है कि इसको हेल्ड किया गया था ऑन ओकेजन ऑफ 20th एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस इन स्टॉकहोम, स्वीडन इन 1972। तो इसके साथ आपको दो फैक्ट मिल जाते हैं। एक तो हमने देख लिया है अर्थ समिट के बारे में 1992 में जो कंडक्ट कराई गई थी उसके बारे में आपने देख लिया, और फर्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस जो कि 1972 में कराई जाती है, इसके 20वें एनिवर्सरी पे ही अर्थ समिट को कंडक्ट कराया जाता है। सो अगर हम बात करें कौन सी दो एनवायरमेंटल ट्रीटीज़ थी जो आउटकम बनी रियो अर्थ समिट 1992 का, तो पहला है UNFCCC दैट इज़ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एंड सेकेंडली CBD दैट इज़ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डिवर्सिटी। सो CBD इज़ अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू कंजर्व। ध्यान में रखिएगा ये एक तरीके से लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। ओहो, तो लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, अगर आप इसे साइन करते हैं तो आपको लागू तो करना ही होगा टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी दैट हैज़ बीन फोर्स सिंस 1993 एंड हैज़ बीन रेटिफाइड बाय 196 नेशन। अगर 15वीं कॉप की बात करें तो वहाँ पे जो निकल के था कन्वेंशन ऑन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, उसको अडॉप्ट किया गया था 15वीं कॉप के अंदर। तो जो हमारा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है वो इंक्लूड करता है 4 गोल्स एंड 23 टारगेट दैट इज़ टू बी अचीव्ड बाय 2030। तो हमारे स्टेटमेंट्स में से दिए हुए काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई है, और जिसकी वजह से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी दैट इज़ सेकेंड एंड थर्ड। ओके, डिस्कस कर लेते हैं हमारे टारगेट्स को। द की टारगेट्स ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क दैट इज़ 30x30 की डील करनी है हमें किस तरीके से। सो ध्यान में रखिएगा, इट एम्स टू रिस्टोर 30% डिग्रेडेड इकोसिस्टम ग्लोबली ऑन लैंड एंड सी बाई 2030, conserve and manage 30% area terrestrial, inland water and coastal and marine by 2030, stop extinction of known species and by 2050 reduce tenfold the extinction risk and rate of all species including unknown one also, and lastly reduce risk from pesticide by at least 50% by 2030। और भी कई टारगेट्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं, मेजर वन एट दिस, सो हैव डिस्कस दिस मच। दोस्तों वीडियो के बीच में मैं आपका ध्यान भटकाना तो नहीं चाहती हूँ, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अभी जाइए तुरंत अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आइए जिनको आप भूल गए हो, या लाइक बटन हिट कर दीजिए, बट अंत में देखने के बाद ये कार्य ज़रूर से कीजिएगा बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और आपका एक लाइक हमारी मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 170, बाकी ये तो आपकी स्व इच्छा पर निर्भर करता है आप क्या करना चाहते हैं, बट आप करेंगे तो ठीक है, एक तरीके से मोटिवेशन होगा, बाकी आपकी इच्छा रहेगी, कोई दबाव वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 117,
Consider the following statement. First, fortification is the practice of deliberately increasing the content of an essential micronutrient, that is vitamin and mineral in the food. तो फोर्टिफिकेशन की कॉन्सेप्ट के बारे में कहा जा रहा है एंड दिस इज़ द करेक्ट डेफिनेशन. याद भी रख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा. अगर आपको लिखने को भाई क्लास 1 2 का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस में भी तो चाहिए नहीं है. बहुत ही अच्छा खासा टॉपिक है फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो है, क्योंकि हेल्थ बहुत ही क्लाइमेट चेंज या किसी भी चीज़ों की वजह से हम देख लें, हेल्थ हमेशा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपकी एग्ज़ाम्स का. तो मेंस के आंसर राइटिंग में हेल्थ से जुड़ा हुआ फोर्टिफिकेशन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है. सेकेंड स्टेटमेंट, बायोफोर्टिफिकेशन एम्स टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट लेवल इन फूड क्रॉप्स मेनली थ्रू मैनुअल मीन्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ द क्रॉप. यहाँ पे कह दिया गया है कि मेनली मैनुअल मीन्स के द्वारा ही हम न्यूट्रिएंट लेवल इंक्रीज करेंगे. ये पढ़ के ही थोड़ा अजीब लग रहा है. ठीक है, आगे देखते हैं. थर्ड स्टेटमेंट, बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, बीन्स, स्वीट पोटैटो एंड लिगम्स इज पॉसिबल. आइए इसके बारे में जान लेते हैं. तो फिर मैं फोर्टिफिकेशन पढ़ाऊँ या बायो फोर्टिफिकेशन पढ़ाऊँ, इसके पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आया ही क्यों. ठीक है, जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके पहले आपको इसका रीज़न जानना होगा कि ये कॉन्सेप्ट आया क्यों. क्या ज़रूरत पड़ रही है कि हम डेलिबरेटली इंक्रीज़ करने की सोच रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट को, खाने में न्यूट्रिएंट बढ़ाने की सोच रहे हैं. ऐसा क्यों? ऑब्वियसली खाना हम खाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड मिनरल्स के लिए, तो वो ऑलरेडी खाने में होता होगा. फिर हम क्यों सोच रहे हैं उसका लेवल इंक्रीज़ करने के लिए, क्या है वो चीज़. सो देखिए, पहले तो बात कर लेते हैं एक टर्म की, दैट इज़ हिडन हंगर. ध्यान में रखिएगा बच्चों, जो भी बच्चे क्लास 1 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस तक अच्छे से, इंटरव्यू तक अच्छे से सारी चीज़ें अपना देना चाहते हैं 100%. हिडन हंगर, हिडन हंगर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बताया जाता है दैट इज़ लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. यानी आप खाना तो खा रहे हैं बट आपका खाने के अंदर मिनरल्स और विटामिन की कमी है, जिसकी वजह से आपके शरीर को पूरा पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है. आपका पेट तो भर गया है बट आपका शरीर अभी भी उन न्यूट्रिशियस तत्वों के लिए भूखा है, उन पोषक तत्वों के लिए अभी भी भूखा है. So hidden hunger is a lack of vitamin and mineral. Hidden hunger occurs when the quality of a food people eat does not meet the nutrient requirement. So the food is deficient in micronutrients such as vitamin and mineral that need for their growth and development. So एक तरीका निकाला गया है, that is fortification. So fortification के तहत हम क्या करते हैं, डेलिबरेटली यानी अपनी इच्छा से क्या कर रहे हैं, हम कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं. नेचुरली तो नहीं, जितना था हो गया, बट हम हस्तक्षेप करके उसके अंदर जो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत है उसके कंटेंट को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. फोर्टिफिकेशन के अंदर ही सब पार्ट आ जाता है बायो फोर्टिफिकेशन, जो कि एक प्रोसेस है थ्रू विच न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप्स इम्प्रूव्ड थ्रू एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे जो कहा गया ना मैनुअल मीन्स, तो ये तो हो जाता है इनकरेक्ट. और अब अगर आप एलिमिनेशन से भी इसको करना चाहेंगे और आपको लग गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देखिए सेकंड रॉन्ग हो गया है, तो 1 एंड 3 दैट इज़ बी आपका करेक्ट हो जाता है. अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, आयरन बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, बीन्स, स्वीट पोटैटो, कसावा एंड लिगम्स, जिंक बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ व्हीट एंड राइस. क्या इंपॉर्टेंस है बायोफोर्टिफिकेशन का. So biofortified crops are rich in iron and have the potential to improve iron status and cognition that helps in improving the overall health of human. Secondly, biofortified crops are also often more resilient to pest, disease, high temperature, drought and provide a high yield. So win-win situation है तो सभी के लिए. Biofortification fills an important gap as it provides a food-based, sustainable and low-dose alternative to iron supplementation. आप पहुँचे हम हमारे क्वेश्चन नंबर 118 पे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग S-400 एयर डिफेंस सिस्टम. डिफेंस एग्ज़ाम का एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहाँ पे फैक्चुअल डेटास बहुत ज़्यादा होते हैं. ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो कॉन्सेप्ट भी समझना होता है, बट फैक्चुअल्स भी बहुत सारे हो जाते हैं. तो इसका रिविजन इज़ द वे जिससे आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं. अगर आप जो भी बच्चे हैं जिनको ये टॉपिक पसंद भी नहीं आता है, उनके लिए एक तरीका है कि नहीं कोई बात नहीं है, आपने ये चीज़ें नोट कर ली है, उसे बार बार रिवाइज करते रहिए. आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तो रहेगा जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे हेल्प करेगा. फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम.
Secondly, S-400 can engage introducing aircraft, unmanned air vehicles, cruise missile and ballistic missile. Third, India become the first country to receive S-400 missile from Russia. तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 1 and 2, दैट इज ए. सो यहाँ पे S-400 मिसाइल को डेवलप किया गया था रशिया के द्वारा. इट इज़ एन एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम हेल्ड ग्लोबली फॉर इट्स सुपीरियर टेक्निकल कैपेबिलिटीज़. माना जाता है कि इट कुड डिस्ट्रॉय एरियल टारगेट एट रेंज ऑफ अप टू 400 किलोमीटर. ये एंगेज करता है अपने आप को वैरायटी ऑफ टारगेट के द्वारा, इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, यूएवीज, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल. हमने यहाँ पे आगे ही स्टेटमेंट में देख लिया है. So for instance, it can shoot down high-speed ballistic missile, a task beyond the reach of many existing air defense system. तुर्की बन जाता है पहला देश जिसने ये रिसीव किया था. सो तुर्की रिसीव्ड इट्स फर्स्ट शिपमेंट ऑफ S-400 इन 2019, जबकि इंडिया को ये रिसीव की हुआ था 2021 के अंदर. हाल ही में 2024 में भी 3 सिस्टम आए हुए हैं, बाकी के 2 सिस्टम 25 तक आएंगे. सो अक्टूबर की है ये न्यूज़, राइट. हालांकि आपका जब पेपर हुआ है तो उसके पहले, बहुत पहले भी ये न्यूज़ में चल रहा था. क्वेश्चन नंबर, S-400 मिसाइल, आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि S-400 मिसाइल रशिया के द्वारा डेवलप किया गया है. अब क्या हमें रशिया की एयर डिफेंस को भी पढ़ना है? तो इंडिया परचेज कर रहा है एंड ग्लोबल लेवल पे रशिया ये जो सिस्टम है इसके ऊपर बैन लगाया था यूएसए ने. ठीक है, अब जो भी कंट्रीज परचेज करती उनको एट्रोसिटी सहनी पड़ती यूएसए की. तो उस वजह से ये न्यूज़ में रहा था, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन में बना है. ज़रूरी नहीं है आपको सब पढ़ना पड़े, बट हाँ आ जाता है एग्ज़ाम. एक न्यूज़ के अंदर जो चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती है तो वो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हो ही जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 119, consider the following statement. The ocean warming increase the frequency of tropical cyclone winds and rainfall. ट्रॉपिकल साइक्लोन के रिलेटेड ये पता नहीं कितने नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि आगे की वीडियोस में भी हम ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड कई क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंडली, तो ये इसी एक पेपर नंबर 2 में ही कई बार ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया. तो सोचिए अगर आपका एक कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर होता है तो आप कितने ही क्वेश्चन उसको करेक्टली डील कर सकते हैं. Second, the productivity of ocean increases when carbon emission from the atmosphere are sunk by it. हाँ, ये क्या स्टेटमेंट है भला? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है ए, दैट इज़ 1 ओनली. ऑब्वियसली सेकंड स्टेटमेंट आपको पता ही है, ये नहीं हो सकता है. सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे हम सी सरफेस टेम्परेचर का. सो सी सरफेस टेम्परेचर राइज रिफर्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ओशन सरफेस. सो ओशियन सरफेस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसे फेनोमेनन को हम कहते हैं सी सरफेस टेम्परेचर, टिपिकली ड्रिवन बाय ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. और एज द मोस्ट क्रूशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ राइजिंग sea surface temperature is its effect on formation and intensity of tropical cyclone, also known as hurricane, typhoon और cyclone depending on the region. अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं ये. सो ये एक तरीके से एक्ट करता है फ्यूल फॉर साइक्लोन. ट्रॉपिकल साइक्लोन डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम वार्म ओशन वाटर, और सी सरफेस टेम्परेचर अबाउट 26.5 डिग्री सेल्सियस आर जनरली रिक्वायर्ड फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन. अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये है द वार्मर द ओशन सरफेस द मोर एनर्जी इज अवेलेबल फॉर स्टॉर्म टू इंटेंसिफाई. एंड यही राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है इवेपोरेशन रेट ऑफ सरफेस वाटर, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर पहुंच जाता है. अब हम बात कर लेते हैं कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन की टेक्निक को. सो हियर कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन की ये जो टेक्निक है इसके अंदर क्या किया जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन है उसको कैप्चर कीजिए और स्टोर कीजिए. सो ये एक तरीका है जिसके द्वारा आप एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम कर रहे हैं. सो इट इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. कौन सी मेथड है भाई? जियोलॉजिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन अंडरग्राउंड जियोलॉजिक फॉर्मेशन. उसी तरीके से दूसरी मेथड है बायोलॉजिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की मेथड, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन जो एटमॉस्फेरिक कार्बन है उसको स्टोर करते हैं वेजिटेशन, सॉइल, वुडी प्रोडक्ट्स एंड एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर. ओशन की बात करें सो इट कवर्स 70% ऑफ प्लैनेट एंड ये नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करता है, बट बहुत ज़्यादा
कार्बन डाइऑक्साइड सिंक होने की वजह से उसकी इफेक्टिविटी कम हो जाए, बिकॉज मराइन लाइफ जो है, मराइन इकोसिस्टम जो है वो अफेक्ट होने लगेंगे फिर तो, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा श्रिंक इन करने से ओशन की प्रोडक्टिविटी या इफेक्टिवनेस बढ़ती है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। सो आ चुके हैं हम हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 120, फाइटोराइट टेक्नोलॉजी। सो फाइटोराइट टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू व्हाट। यहाँ भी एक और ही कॉन्सेप्चुअल है, अगर आपको पता है क्या है तो आप टिक कर पाएंगे, वरना तो तुक्का यहाँ पे तो नहीं लग सकता है कि मतलब नाम से देख करके कुछ टिक कर लिया जाए। सो करेक्ट ऑप्शन सी है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से रिलेटेड है ये। सो फ्रेंड्स, द फाइटोराइट टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड बाय CSIR, that is Council of Scientific and Industrial Research, NERI, that is National Environmental Engineering Research and Institute. It is being used increasingly for various type of biodegradable wastewater across India. इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, दैट इज कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड एक्सक्लूसिवली designed for the treatment of municipal, urban, agricultural and industrial wastewater. This technology works without electricity, minimum maintenance and less manpower, and importantly self-sustainable. तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी मानी जा रही है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए। इट एक्ट्स लाइक अ वेटलैंड, और वेटलैंड का आप खुद भी जानते हैं कि वो किस तरीके से क्या करता है, वाटर प्योरीफायर के तरीके से क्या करता है। नेचुरल वाटर प्योरीफायर इज इक्वल्स टू वेटलैंड, और उसी टेक्निक पे हमारा फाइटोराइट टेक्नोलॉजी काम करता है। सो दोस्तों, इसी के साथ साथ आज का हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको पूरे सेशन में बहुत ही मज़ा आया होगा। सभी क्वेश्चन को हमने डीप में जाके डिस्कस किया है, सारी चीज़ें आपको क्लियर रही होगी। अंत में आपको कोई कंक्लूज़न वाला स्पीच नहीं देने वाली, से भागिए मत, बस इतना कहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने भी लोग यहाँ पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन बहुत ही अच्छा हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ थैंक यू वेरी मच।